नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे आपका स्वागत करती हूँ मॉर्निंग क्लासेस में। आज हम 2 दिन बाद मिल रहे हैं। कल मैं किसी कारणवश आपकी वीडियो नहीं बना पाई थी। आशा है कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था काल विभाजन और नामकरण। तो हमने वहाँ पे इतना टॉपिक खत्म किया था। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल का। आज हम प्रारंभ करेंगे। तो आदिकाल का नाम किसने दिया था? आदिकाल नाम किसने दिया था? सबसे पहले तो हम यही देख लें कि आज हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है आदिकाल। ठीक है, और आदिकाल नाम दिया किसने था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने दिया था ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी एक किताब भी है ना हिंदी साहित्य का, आदिकाल द्विवेदी। और आदिकाल की जो समय सीमा मानी जाती है वो कब से कब तक मानी जाती है? 1050 से संवत, ठीक है, 1375 तक, फिर संवत। तो इतनी ये समय सीमा मानी गई 1050 से 1375 तक। तो आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल का जब हम प्रारंभ करेंगे तो आदिकाल का प्रारंभ हम आचार्य शुक्ल की कुछ पंक्तियों से करेंगे। ठीक है, जहां से आचार्य शुक्ल ने प्रारंभ किया वहीं से। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे और फिर देन हम अपभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक पंक्ति है कि आदिकाल का प्रारंभ कैसे मानना चाहिए। तो इन्होंने कहा था कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ठीक है, तो जो ये वाला प्रश्न है ना, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही, तो पता है इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से माना। तो बेटा इसका उत्तर क्या होगा? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ये किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका कथन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है या समझना चाहिए, ये इनका कथन था। और इन्होंने इन्होंने कहा था कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनका जो मुख्य कथन है ना वही मैं आपको बता रही हूँ। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375। आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात राजा भोज से लेकर, ये वाला जो कथन है ना ये पूछा भी गया, राजा भोज से लेकर हमीरदेव के समय तक, राजा भोज से लेकर हमीरदेव हमीरदेव के कुछ पीछे तक इसका आविर्भाव माना जा सकता है। कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो आप लोगों को इन दो कथन से स्पष्ट हुआ होगा कि जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ से माना? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। और इन्होंने क्या कहा कि आदिकाल का जो समय है वो 1050 से लेकर 1375 तक, यानी राजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक समझना चाहिए। ठीक है, राजा भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय तक समझना चाहिए। इसके बाद इनका एक अगला कथन है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे। राजाश्रित, ये तीनों ही कथन इनके बहुत, कोटेशन जो इनके पूछे जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को ये नोट कर लेनी चाहिए। राजाश्रित कवि जिस प्रकार नीति श्रृंगार
फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं की पराक्रमपूर्ण राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्र और गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। आश्रयदाताओं की पराक्रमपूर्ण चरित्र गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। अब ये किसके कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। और क्या कथन है कि जिस प्रकार राजाश्रित कवि अपने श्रृंगार फुटकल दोहे आदि जो राजभाषाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार आश्रयदाता भी क्या करते थे? अपने चरित्र गाथाओं का राजाओं का वर्णन किया करते थे। ठीक है, उसी प्रकार से ये तीनों कथन किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, आचार्य शुक्ल के। और इन तीनों ही कथन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आप ऐसी ही एज इट इज अपने नोट्स में लिख लोगे और ये इनको याद करना है क्योंकि आपके पेपर में ये पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, उसी से अगला कथन जो पूछा जाता है, ये मैंने आपको अपभ्रंश काव्य जब भाषा वाले में पढ़ाया था तो उसमें भी क्या था। उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैंने इसको रफ कर लिया। और नहीं किया है ना तो आप लोग क्लास में बार बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, एक पूछा जाता है जो मैंने भाषा के कॉन्सेप्ट में आपको जब हम यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे तब हमने समझाया था मैंने आपको कि अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिला। उसमें मैंने आपको बताया था कि अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम वल्लवी राजस्थान से द्वितीय के शिलालेख में मिला था, जिसमें उसने अपने पिता को अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत का कवि माना था, तीनों भाषाओं को कवि माना था। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसके बाद हम आते हैं अब सीधे कुछ महत्वपूर्ण कथनों पे। अब जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियों से। प्राकृत भाषा हिंदी किसने नाम दिया था? प्राकृत भाषा हिंदी किसने नाम दिया था? प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा था? ये रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल संकटाय ने कहा था पुरानी हिंदी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक कथन है कि जिस प्रकार गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता है। ये कथन भी आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसमें पता चलता है कि जो प्राकृत का छंद कौन सा है? गाथा। ठीक है, और अपभ्रंश का कौन सा छंद है? अपभ्रंश का छंद कौन सा है? दोहा या दोहा। ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से ना कि जिस प्रकार गाथा या गाथा कहने से प्राकृत का पता चलता है, उसी प्रकार दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का पता चलता है। तो उसी तरह से ये कथन है आपका। और एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग ना करके देश भाषा शब्द का प्रयोग किया था। क्या भाषा? देश भाषा शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, ये वही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। क्योंकि पेपर में पूछा गया है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग ना करके भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में क्या कहा, तो आप लोग को पता होना चाहिए। इसके लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया था। अब हम आते हैं सिद्धों की संख्या पे। ये हमने आदिकाल प्रारंभ होने से पहले कुछ महत्वपूर्ण कथन है, उसको हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है,
फिर हम आदिकाल के जब एक लाइन में पढ़ेंगे, पहले अपभ्रंश साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, फिर बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, इतना पढ़ते हुए हम एक लाइन वाइज जाएंगे। तो जो साहित्य शुरू होने से पहले जो मुख्य कथन है, मैं उसको आज की क्लास में आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये रफ कर दिया ना मैंने, और ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वजह से। तो अभी मैंने क्या बोला कि आपको सिद्धों की संख्या को बोलते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी थी? सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 सिद्ध थे। इनके नामों के पीछे क्या लगा होता था? पा। जैसे सरहप्पा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सब प्रथम माने गए हैं। सरहप्पा, लुइपा, सब्रप्पा, सारे 84 नहीं लिखूंगी, जो महत्वपूर्ण है से वही लिखूंगी। सरहप्पा, लुइपा, सब्रप्पा, कंडपा, डोम्बिपा, ठीक है, और विरूपा। देखो सबके नामों के पीछे पा लगा है, तो इससे हमें स्पष्ट होता है कि इनके नामों को पहचानने के लिए हमें आसानी क्या होगी कि जिनके नामों के पीछे पा लगा हो। जो सिद्धों में सबसे पुराने कहे जाते थे, सिद्धों में सबसे पुराने कौन से समझे जाते थे? सरहप्पा। ठीक है, सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा। सिद्धों में सबसे ऊंचे, सिद्धों में सबसे ऊंचे किसको कहते थे? लुइपा को। ऊंचे और पुराने में अंतर है, इसलिए आप इन दोनों कथनों को देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती थी? नाथों की संख्या कितनी थी? 9। नाथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? गोरखनाथ। तो बेटा आप लोगों को 84 सिद्धों के बारे में बताया, उसके बाद मैंने सिद्धों की संख्या बताई, उसके बाद मैंने कुछ सिद्धों के नाम बताए, सरहप्पा, लुइपा, सब्रप्पा, कंडपा, डोम्बिपा, विरूपा, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा, सिद्धों में सबसे ऊंचे लुइपा, नाथों की संख्या 9 थी, नाथों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन थे? गोरखनाथ। अब इनका जो एक्सप्लेनेशन है, जो इनका विश्लेषण है, वो मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य पढ़ाऊंगी तब। अभी मैं सिर्फ एक शॉर्टकट आपको बता रही हूँ कि क्या क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्या नहीं है। तो सबसे पहले बेटा हम शुरू करते हैं अपभ्रंश साहित्य को, जो हमारा सिद्ध और नाथ से पहले आता है। क्या आता है? अपभ्रंश साहित्य। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण को टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या नाम है? अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य के सर्वप्रथम कवि कौन से माने गए थे? अपभ्रंश साहित्य के सर्वप्रथम कवि कौन से माने गए थे? स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना गया। और किसने माना ये? डॉक्टर रामकुमार। किसने माना ये? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। किसने माना ये? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि माना किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। स्वयंभू का समय क्या था? स्वयंभू का समय है, यहीं से कर दे रही हूं मैं, 8वीं शताब्दी या फिर 768। ठीक है, 783 ईस्वी। 783 ईस्वी। तो इसके साथ ही स्वयंभू को जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता था। किसका? स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि
माना जाता था। ठीक है, अब इसके आगे है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि कहा गया, स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि कहा गया, स्वयंभू का समय 8वीं शताब्दी था और इनका 783 था ईस्वी में। किसने माना था स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि? किसने माना था? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अपभ्रंश के अलग अलग कवियों को सर्वप्रथम माना है, इसलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना था। याद रखेंगे आप। इसके बाद हमने देखा कि स्वयंभू ने कितनी रचनाएं की थी? 3 रचनाएं की थी। सबसे पहली रचनाएं थी इनकी परमचरो, जो रामचरित पे आधारित थी, रामकथा पर आधारित थी, जिसमें 5 कांड थे और 83 सिंधिया थी। 83 या 84, 83 सिंधिया थी। ठीक है, सिंधिया थी। इसमें से मैंने आपको भाषा वाले चैप्टर में बताया था कि आरण्य कांड और किष्किंधा कांड नहीं था। ये आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि अगर मान लो कि पेपर में अब जैसे एनटीए पेपर बनाता है उसमें से 4 विकल्प दे दिया और ये पूछ ले कि इनमें से कौन सा कांड परमचरो में नहीं था, तो आप क्या कहोगे? तो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा कांड इसमें नहीं था। उसके बाद है ऋण्मयचरु। ठीक है, रिठ, नीमी, चलो तीसरी है इनकी स्वयंभू छंद। स्वयंभू छंद 3 इनकी रचना थी। 3 महत्वपूर्ण कृतियां थी जो इन्होंने लिखी थी, परमचरो, ऋण्मयचरु और स्वयंभू छंद। ये तीनों ही कृतियां पेपर में कई बार पूछी जाती है। स्वयंभू से जुड़ा हुआ एक न एक प्रश्न आपके सामने जरूर पेपर में मिलेगा आपको। और इसी तरीके से आप जैसे एस्टिस मैंने लिखा है वैसे ही आप अपने नोट्स पे नोट करो जल्दी से, और फिर मैं इसको रफ करती हूँ। अब स्वयंभू को कुछ उपाधियां दी गई थी। ठीक है, स्वयंभू को कुछ उपाधियां दी गई थी। वो उपाधियां कौन सी थी? स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता था। किसका? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता था। अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसको कहा जाता था? स्वयंभू को। ठीक है, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि। इसके आगे हमारा कथन था कि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा था। इन्होंने अपनी भाषा को क्या कहा? अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। क्या कहा बेटा? देसी भाषा। ठीक है, उसके आगे है कि स्वयंभू ने परमचरो के पुत्र, जो इनका ग्रंथ था परमचरो, ये अधूरा था। कैसा था ये? अधूरा था। याद रखना, परमचरो अधूरा था और इसको इनके पुत्र तिरुभुवन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? तिरुभुवन ने। जिस तरीके से आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आता है मैं उसी तरीके से आपको तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पेपर में जैसे पूछा गया कि परमचरो को किसने पूरा किया, तो आपको पता होना चाहिए तिरुभुवन ने। और तिरुभुवन कौन थे? इनके पुत्र। किसके? स्वयंभू के। ठीक है, तिरुभुवन कौन थे? पुत्र थे स्वयंभू के। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्पदंत और पुण्य को कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अब देखो यहाँ पे आ गया ना कि जो मैंने अभी बताया ना कि सभी विद्वानों ने अलग अलग प्रथम कवि माने हैं। इसी तरीके से शिव सिंह सेंगर ने किसको माना? शिव सिंह सेंगर ने किसको माना? पुष्प या पुण्य को। ठीक है, इनका समय इन्होंने क्या माना? 7वीं शताब्दी। इन्होंने 7वीं शताब्दी माना, पर इनका समय वैसे कितना था? 10वीं शताब्दी। ये याद रखना कि जो इनका समय था वो इन्होंने माना था
सॉरी 7वीं नहीं, इन्होंने 9वीं माना, लेकिन वैसे इनका ज़्यादातर 10वीं देखा जाता है। ठीक है, हर जगह आपको 10वीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं इनकी जो रचनाएं थी पुष्पदंत की। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पुष्पदंत के बारे में। ठीक है, इनकी जो रचनाएं थी पुष्पदंत की वो थी ही 63 महापुराण गुणालंकार, 63 महापुराण गुणालंकार, उत्तर पुराण, नागकुमार चरऊ, नागकुमार चरऊ और जसहर चरऊ। ठीक है, तो 63 महापुराण गुणालंकार, उत्तर पुराण, नागकुमार चरऊ और जसहर चरऊ, ये इनकी रचनाएं थी। क्या थी? रचनाएं थी। ठीक है, 63 महापुराण गुणालंकार में इन्होंने 63 महापुरुषों का वर्णन किया था। किसका? 63 महापुरुषों का। ठीक है, 63 महापुरुषों का वर्णन किया था। किसमें? 63 महापुराण गुणालंकार में। फिर पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया था। स्वयंभू ने जिस छंद का प्रयोग किया था वो था दोहा, और इन्होंने जिस छंद का प्रयोग किया वो थे चौपाई छंद। ठीक है, इन्होंने अपने सारे ग्रंथ किस में लिखे थे? स्वयंभू ने जिसका प्रयोग किया वो थी दोहा छंद का। ठीक है, और पुष्पदंत ने जिसका प्रयोग किया वो थे चौपाई छंद। चौपाई छंद में इन्होंने रचनाएं करी थी। ठीक है, किसमें की थी? चौपाई छंद में। फिर उसके बाद बेटा ये क्या हुआ? स्वयंभू के दोहा देखा और पुष्पदंत ने चौपाई छंद में रचना की। पुष्पदंत ने साहित्य रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से प्रेरित किया था। अपभ्रंश और अभट्ट में चौपाई की 15 मात्राओं का छंद होता था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता था। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति। किसको? पुष्पदंत को। और अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको? स्वयंभू को। ये दो उपाधियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और क्वेश्चन में पूछी भी गई हैं, इसलिए आप लोग को याद रखनी ज्यादा जरूरी है। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, पुष्पदंत ने कुछ उपाधियां खुद को दी थी। अभिमान मेरु, अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, ये उपाधियां इन्होंने स्वयं को दी थी। किसको? किसने दी थी? ये पुष्पदंत ने स्वयं को। ठीक है, ये याद रखना आप लोग कि पुष्पदंत ने स्वयं को क्या कहा था? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक। स्वयंभू ने चतुर्मुख की पदंडिया बद्ध प्रवर्तक का सर्वश्रेष्ठ कवि माना था। पुष्पदंत मानकेर के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म भीम के सभापति थे। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल हैं। ये कौन से थे? दूसरे थे। पहले थे स्वयंभू और तीसरे कौन आए? धनपाल। कौन से आए? धनपाल। इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की। भविष्यत कहा या कथा की रचना की। ठीक है, इनका समय कितना माना गया था? 10वीं शताब्दी। ये 10वीं शताब्दी के थे। धनपाल, भविष्यत कहा, 10वीं शताब्दी इनकी रचना थी। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन को जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया था। अब यहां से देखो, जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ, जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसको माना गया?
उपदेश रसायन, उपदेश रसायन, ठीक है। किसने लिखा है ये? जिनदत्त सूरी ने, जिनदत्त सूरी ने लिखा उपदेश रसायन, ठीक है। कब लिखा ये? 12वीं शताब्दी में। कब लिखा ये? 12वीं शताब्दी में। याद रखना है ये कब लिखा? 12वीं शताब्दी में। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक, इतना लिखा बेटा आप लोगों ने? फिर आए अगले अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। इनका समय था 13वीं शताब्दी। कितना था बेटा इसका समय? 13वीं शताब्दी। इन्होंने लिखा संदेश राशक, संदेश राशक, जो एक खंड काव्य था। क्या था ये? खंड काव्य था, ठीक है। और किसी मुसलमान द्वारा लिखा पहला धार्मिक ग्रंथ था, धार्मिक ग्रंथ था, ठीक है। ध्यान रखना ये लोग, ये आप लोग, ये 13वीं शताब्दी में संदेश शासक लिखा गया और ये पहला धर्मेतर राजग्रंथ था। संदेश शासक एक खंड काव्य था जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन था। इसमें क्या है? विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन, विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन, ठीक है। उसके बाद है विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ माना है। इसका समय कितना माना गया? 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ, ठीक है। उसके बाद है हमारा मुनि राम सिंह, जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि थे। जैन साहित्य के रहस्यवादी कवि कौन थे? जैन साहित्य के रहस्यवादी कवि मुनि राम सिंह, मुनि राम सिंह, जिन्होंने ग्रंथ लिखा था पाहुड़ दोहा। क्या लिखा था इन्होंने? मुनि राम सिंह ने लिखा था पाहुड़ दोहा नाम की ग्रंथ लिखा था। और अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के लिए ज्वाइंद से माना जाता है। मुनि राम सिंह के ग्रंथ का नाम क्या था? क्या लिखा था इन्होंने? पाहुड़ दोहा, ठीक है। अपभ्रंश में दोहा छंद का प्रारंभ किससे माना जाता है? दोहा काव्य का आरंभ। अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? ज्वाइंद से। ज्वाइंद का समय क्या है? 6वीं शताब्दी, ठीक है। ज्वाइंद का समय क्या है? 6वीं शताब्दी। और इसी के साथ इनके दो ग्रंथ थे, परमात्मा प्रकाश और योगसार। दो ग्रंथ थे, परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश और योगसार, ठीक है। पहला ये था, दूसरा ये था। तो देखो बेटा, अपभ्रंश काव्य का प्रथम कवि कौन था? स्वयंभू। शिव सिंह सैगल ने किसको माना? पुष्पदंत को। तीसरे अपभ्रंश काव्य के कौन से प्रमुख कवि हैं? धनपाल, जिनकी रचना कौन सी थी? भविष्य कहा। कब लिखी गई? 13वीं शताब्दी में। उसके बाद अपभ्रंश काव्य में धर्मेतर राजग्रंथ किसने लिखा? वो थे अब्दुल रहमान ने। कब लिखा? 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ में। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? संदेश शासक, जो एक विरह वर्णन था और एक खंड काव्य था, ठीक है। उसके बाद आते हैं जैन राज परंपरा के रहस्यवादी कवि कौन थे? मुनि राम सिंह। अपभ्रंश काव्य में दोहा लिखने की परंपरा कहाँ से मिली हमें? ज्वाइंद से, 6वीं शताब्दी से, जिनके दो ग्रंथ थे
परमात्मा प्रकाश और योग सार। ये जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें मैंने आपको लिखा है ना बेटा, एज इट इज आप पुराने पेपर उठा के देखोगे उनमें पूछा गया है, और एज इट इज मैंने यहाँ पे वैसे की वैसी ही लाइनें लिखाई जिस तरीके से पेपर में पूछा गया। आप ऐसे ही अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में क्या देखा हमने कि आज की क्लास में हमने सर्वप्रथम अपभ्रंश के कवि देखे, स्वयंभू को देखा, फिर पुष्पदंत को देखा, फिर हमने धनपाल को देखा, धनपाल के बाद हमने अब्दुल रहमान, और फिर हमने मुनीराम सिंह, और फिर हमने क्या नाम है इनका, जॉइन को देखा। ठीक है, जॉइन से हमने 6वीं शताब्दी से अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रारंभ माना। तो जिस तरीके से हमने पुष्पदंत को पढ़ा था, उन्होंने दोहा चौपाई छंद की प्रारंभ किया था। उसके बाद पुष्पदंत को हिंदी का बभूति कहा जाता था। शिव सिंह सैगल ने पुष्पदत्त को एक उपाधि दी थी, यहाँ लिखती हूँ मैं, शिव सिंह सैगल ने पुष्पदंत को, किसको, पुष्पदंत को एक उपाधि दी थी, इन्हें कहा था भाका का जड़, भाका का जड़। ये उपाधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको अलग से लिखवा रही हूँ, और ये लिख लेना यहाँ से। ठीक है, क्या कहा था इनको, भाका का जड़, किसको, पुष्पदंत को, याद रखना ये चीज। फिर स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दंडिया बंद का प्रवर्तक माना था। कुछ अन्य कवि जो निकल के आते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे इस टॉपिक में, कि जो हमारे वो थे, क्या बोलते हैं, चतुर्मुख कवि थे। कौन से कवि थे, चतुर्मुख, ये नाम है बेटा किसी कवि का। ठीक है, चतुर्मुख कवि को पद्दंडिया छंद का प्रवर्तक माना था, प्रवर्तक माना था। किसने, स्वयंभू ने। ठीक है, स्वयंभू ने चतुर्मुख कवि को पद्दंडिया छंद का प्रवर्तक माना था। याद रखना है ये चीज आप लोग कि स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दंडिया छंद का प्रमुख सर्वश्रेष्ठ कवि माना था। पद्दंडिया में 16 मात्रा का मात्रिक छंद होता है। ये जो पद्दंडिया छंद है, पद्दंडिया छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं। कितनी मात्रा होती है बेटा, 16 मात्राएं। ठीक है, ये चीज याद रख लेना आप लोग कि 16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद अपभ्रंश के तीसरे कवि धनपाल थे, जो 10वीं शताब्दी में होते हैं। भविष्य कहा इनकी रचना थी, जिसको हमने अभी पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि उपदेश रसायन जो लिखा गया था वो हमारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया, जिसे जैन रास परंपरा का प्रथम कवि माना गया, प्रथम ग्रंथ माना गया था। रास काव्य परंपरा का एक हम टॉपिक बताना भूल गए आपको। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रारंभ करने का श्रेय, हिंदी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया गया, ये भारतेश्वर बाहुबली रास को, भारतेश्वर बाहुबली रास को। ठीक है, इसके रचयिता कौन थे, शालिभद्र सूरी। कौन थे इसके रचयिता, शालिभद्र सूरी। और ये कब लिखा गया था, 1184 ईस्वी में। कब लिखा गया था बेटा, ये 1184 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके रचयिता कौन थे, भारतेश्वर बाहुबली रास के शालिभद्र सूरी, और जिसको रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रारंभ करने का श्रेय दिया गया था। और जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा माना गया था, अभी बताया मैंने आपको, उपदेश रसायन, जो 12वीं शताब्दी में लिखा गया था, और जिसके रचयिता थे जिंदत सूरी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हमने देखा कि अब्दुल रहमान हो गए। फिर आज की क्लास में हमने यही देखा कि सबसे पहले हमने अपभ्रंश काव्य को देखा, अपभ्रंश साहित्य को पढ़ा, उसमें हमने स्वयंभू को पढ़ा, पुष्पदंत को पढ़ा, धनपाल पढ़े, अब्दुल रहमान पढ़े। अब्दुल रहमान के बाद हमने मुनीराम सिंह पढ़े, जयंत पढ़े, और उपदेश रसायन को पढ़ा, और भारतेश्वर बाहुबली रास को पढ़ा, और फिर उसके बाद चतुर्मुख पद्दंडिया छंद को देखा। तो आज की क्लास में बेटा हमने अपभ्रंश साहित्य को पूरा किया। अगली क्लास में हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे, और सिद्ध के आगे हम अगली क्लास में हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।